नेता एकनाथ शिंदे जी के ओर से इस बजट का पूरा समर्थन करता हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमि से मैं आता हूँ। महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता की ओर से इस रिकॉर्ड 12वें बजट का समर्थन भी करता हूँ। मैं अपनी बात और इस बजट का क्या इम्पैक्ट है उसको कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके सबके समक्ष रखना चाहूँगा। नए भारत का ये मजबूत आधार है, नए भारत का ये मजबूत आधार है। सेहत, शिक्षा, रोजगार, हर सपना साकार होगा। न रुके हैं कदम, न थमेगा ये कारवां। देख लो दुनिया वालों, ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है। ये 12 साल की यात्रा सामान्य नहीं है। यह इस बात का गवाह है कि 12 सालों में 3 बार देश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और 9 बार माननीय वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर इस सदन में रिकॉर्ड बजट पेश किया। मैं उनका भी तहे दिल से यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ कि भारत के इतिहास में पहली बार सलग कंटिन्यूसली 9 बार बजट पेश करने का काम जो है वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर किया है। कल कुछ लोग भाषण दे रहे थे और वो भी वीमेन, सारी महिला, और वो भी वीमेन, वुमेन देश की महिला। आने वाले समय में महिला राज इस देश में आने वाला है। 33% महिलाओं का आरक्षण जो है और सब कल कुछ लोग भाषण दे रहे थे यहाँ पर कि सारी कमियां गिना रहे थे, लेकिन मैं एक युवा होने के नाते आज की पीढ़ी को ये बताना चाहूँगा कि हमारा देश कहाँ था और हमारा देश आज कहाँ तक पहुँचा है। देश का बजट 2013-14 में सिर्फ 16.5 लाख करोड़ था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा बजट 53.5 लाख करोड़ का हो चुका है। यह हमारी भारत सरकार की ताकत है। तीसरी बार जीत और 3 गुना विकास। महोदय, आज ये सदन चल रहा है, कल से सदन चल रहा है। गए कई दिन कुछ साथियों ने सदन चलने नहीं दिया। कुछ लोग अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट को प्रस्तावित करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे। हाँ राहुल जी, सुन, बहुत कोशिश। आज भी यहाँ पर कुछ ग्रिप चोक इतना ही शुरुआत में मुझे सुनाई दिया। बजट पे भाषण है या किसी और चीज पर या मार्शल आर्ट्स पर। मार्शल आर्ट्स की क्लास अगर लेनी है हमें तो हम जरूर आएंगे आपके पास। लेकिन मुझे लगता है कि अगले समय से इस सदन में अगर हमारे नेता अगर भाषण करने के लिए आए तो मुझे लगता है कि जैसे कोई मूवी के पहले एक डिस्क्लेमर आता है कि ये भाषण पूरी तरह से काल्पनिक है, काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, इसका सत्य, तर्क या वास्तविकता से दूर दूर तक संबंध नहीं। ऐसा हमारे दो स्क्रीन है हमारे पास, वहां पर आप लगा सकते हैं, तो सभी को जो समझना है वो समझ लेंगे। विपक्ष के साथी इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी पर बात कर रहे थे और उनके लिए आज मैं इस सदन के पटल पर कुछ पब्लिश्ड और फैक्ट चेक्ड इंफॉर्मेशन रखना चाहूंगा। सबसे पहले पूर्व आरबीआई गवर्नर सुब्बाराव जी की ऑटोबायोग्राफी जस्ट अ मर्सनरी, उसमें वो लिखते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रेशराइज्ड आरबीआई टू सॉफ्टन इंटरेस्ट रेट्स एंड प्रोजेक्ट एन ओवरली ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमिक व्यू। ये अभी कुछ लोग यहाँ पर बात कर रहे थे इकोनॉमी खतरे में है। ये लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की गलत पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए ऐसी नीतियां अपनाते थे। दूसरा एक ब्रुक्स रिपोर्ट जिसको पब्लिश करने के लिए इस सदन में पहले भी मांग उठी है, लेकिन आज तक उसको इस सदन में पेश नहीं किया गया। यह बताता है कि 1962 के युद्ध में क्या हुआ था। युद्ध के बारे में भी यहां पर, चीन के बारे में भी यहां पर बात रखने की कोशिश कुछ लोगों ने की। 1963 में जब हमारे रक्षा मंत्री वाईबी चौहान डिफेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस रिपोर्ट का जिक्र किया था इस सदन में। इंडियन रिवर्सेस वर द रिजल्ट ऑफ हाई लेवल इंटरफेरेंस इन टैक्टिकल ऑपरेशंस। आज जो यहां पर आलोचना और आरोप लगाने का काम कर रहे थे उन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर जी का ये स्टेटमेंट है उनके ही खिलाफ। तो मुझे लगता है पहले अपने गिरेबान में झांक कर इनको देखने की जरूरत है कि हम जब सत्ता में थे तो तब क्या कर रहे थे।
ये रिपोर्ट आपके सिक्योरिटी फेलियर का सर्टिफिकेट है। आज मैं यहां पर कुछ देर पहले विपक्ष के नेताओं का भाषण सुन रहा था। अपने भाषण में ग्रिप शब्द का बहुत बार इस्तेमाल किया। वो कह रहे थे कि सरकार की राजनीति पर ग्रिप नहीं है, हमारी नीतियों पर ग्रिप नहीं है। महोदय, मुझे इनको कहना है, और उसी के साथ में ये सपना भी देख रहे थे खड़े खड़े कि अगर इंडिया अलायंस अगर अमेरिका के साथ डील करता, इंडिया अलायंस अगर अमेरिका के साथ डील करता तो किस प्रकार से डील करता। देखिए, सपने देखना तो अच्छा है, लेकिन जागते हुए खड़े रहकर सपने देखना हानिकारक है। अमेरिका से डील करनी तो दूर की बात है, मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के पार्टनर के साथ पहले इन्हों को डील करना बहुत जरूरी है कि जो पार्टनर, एक पार्टनर यहां है, एक पार्टनर वहां, एक पार्टनर कहीं और है। तो आज इस प्रकार से ये डील के बारे में बात कर रहे थे, जिनकी खुद की पॉलिटिकल डील हर राज्य में कैंसिल हो रही है, जो आज सदन में खड़े होकर अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर ज्ञान दे रहे हैं। पहले अपना घर संभालिए, फिर देश, फिर दुनिया के बारे में सोचिए। यहां पर चोकिंग के बारे में बात किया। इतिहास गवाह है, गए 12 सालों में किस तरीके से हर एक राज्य में लोगों ने इनकी पार्टी को चोक करने का काम जो है गए 12 साल में किया है। आज तक वो कंटिन्यू हो रहा है और आगे भी ऐसे ही चोकिंग। 96 टाइम्स लव जी बोल रहे 96 टाइम्स चोकिंग हुई। अरे तुम तो अभी वहां गए राहुल जी, यही थे, उसका लीजिए थोड़ा सा एडवांटेज। अगले बार वहां रहोगे तो चौक हो जाओगे। अध्यक्ष महोदय, यहां पर डेड इकोनॉमी के बारे में भी बात कर रहे थे। ये डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, डेड इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कुछ तथ्य और डेटा यहां पर रखना चाहूंगा। ये डेटा आपको स्पष्ट कर देगा कि डेड इकोनॉमी जो थी वो 2014 के पहले ये विरासत में देकर गए थे, लेकिन 2014 के बाद माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डेवलपिंग इकोनॉमी की ओर जो है ये देश बढ़ रहा है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने भारत जा रहा है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में आप कह रहे थे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेड है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं और महाराष्ट्र जो इस देश का टेक्सटाइल हब माना जाता है, जहां की मिलों की धड़कन से देश का कपड़ा बाजार चलता है। ये टेक्सटाइल सेक्टर 1 करोड़ लोगों को जॉब देने का काम करता है। जो टेक्सटाइल सेक्टर 1 करोड़ लोगों को जॉब देता है वो कैसे डेड हो सकता है? ये नीतियों का फल है कि गए 12 साल में ये टेक्सटाइल हब इनके समय पूरी तरीके से डेड हो चुका था। उसको रिजुविनेट करने का काम, जिंदा करने का काम हमारी सरकार ने किया, हमारी नीतियों ने किया। इसलिए 1 करोड़ लोगों को जॉब देने का काम ये टेक्सटाइल सेक्टर कर रहा है। और ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के बारे में हम लोग बात करें तो 4% है। जो 4% पूरे दुनिया का टेक्सटाइल हिस्सेदार हो सकता है, वो डेड कैसे हो सकता है? तो इसलिए मैंने कहा आपको कि शुरुआत में लगा दीजिए डिस्क्लेमर। ये गंभीर बात यहां पर कर रहे थे कि भारत माता को बेच दी। यहां पर किरण रिजिजू जी कहा यहां पर कि किसी माइकलाल में दम नहीं है जो भारत माता को बेचे। लेकिन इनके समय भारत माता का अपमान करने का काम किसने किया? अक्साई चीन, याद है आपको? अक्साई चीन, इनके ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता, इस जमीन का हम क्या करेंगे? कच्चा थीऊ द्वीप जो श्रीलंका को दे दिया, इनके ही समय दे दिया। तो भारत माता का अपमान करने का काम इन लोगों ने किया। और जम्मू एंड कश्मीर
जिसको बचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री और हमारे होम मिनिस्टर जी ने किया, 370 कलम लगा के, आज उसकी बदौलत है आज जम्मू एंड कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। ये कह रहे थे यहां पर कि पाकिस्तान और भारत को अमेरिका ने एक ही तराजू में तोला है। मैं यहां पर कुछ, ये जैसे बुक लेके आए थे, मैं यहां पर कुछ न्यूज लेके आया हूं। US used Pakistan, then threw away like toilet paper। ये किसने कहा? ख्वाजा आसिफ, जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, 2 दिन पहले ये उन्होंने कहा। ये है पाकिस्तान की लेवल, जिसको हर समय भारत के बाहर भी जाकर भारत को अपमान करने का काम और इस सदन में खड़े रहकर भी भारत का अपमान करने का काम कुछ लोग रोज यहां पर कर रहे हैं। बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने तो युवाओं को सामने रखते हुए, रोजगार को सामने रखते हुए, हमेशा यहां पर प्रश्न उठता था कि ये जो ग्रोथ हो रही है वो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये बजट जो प्रस्तुत किया गया है वो 2047 को सामने रखते हुए, विकसित भारत को सामने रखते हुए, युवाओं को सामने रखते हुए, महिलाओं को सामने रखते हुए ये बजट प्रस्तुत किया गया है। इसलिए आज इस बजट से हमें सभी प्रश्नों के उत्तर यहां पर मिलते हैं कि ये बजट 2047 तक कैसे रोजगार उत्पन्न करके देगा। जॉबलेस ग्रोथ कह रहे थे ये, आज इस बजट में भारत को ग्लोबल बायो फार्मा हब बनाने का बजट ये है। 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। ABCG जो मुंबई में स्थापित होने वाली है, केमिकल प्रोडक्शन के लिए 3 केमिकल पार्क्स हो, महात्मा गांधी ग्राम रोजगार सेवा स्वराज अभियान हो, 200 लीगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को, अभी तक जिसके बारे में कभी निर्णय नहीं लिया गया था, जो सिक इंडस्ट्रीज है उसको पुनः रिजुविनेट करने का काम इस बजट के माध्यम से होगा। सबसे महत्वपूर्ण SME ग्रोथ फंड, जिसके अंदर 10,000 करोड़ का डेडिकेटेड SME ग्रोथ फंड है, जो छोटे मोटे उद्योगों को चालना देने का काम इस बजट के माध्यम से होने वाला है। इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप। अब हमेशा प्रश्न रहता था कि कोई कुछ, हमने शिक्षा ले ली तो उसके बाद जॉब कैसे मिलेगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय इस सरकार के माध्यम से, वित्त मंत्री जी के माध्यम से लिया गया कि इंडस्ट्री स्टूडेंट पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी टाउनशिप, जहां पर इंडस्ट्रीज और लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, वहां पर स्थापित करने का ये बहुत बड़ा निर्णय है सर। युवाओं को इससे तुरंत नौकरी जो है ये यहाँ पर मिलेगी। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये डेवलपमेंट का कमिटमेंट है। इसलिए आज इतने 12 सालों में भी, सर मैं अकेला एक स्पीकर हूं मेरे पार्टी से, आप थोड़ा अलग अलग निर्णय इस बजट में लिए गए, उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, बहुत लोग मेरे साथी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। लेकिन कल यहां पर कुछ लोग नेशनल सिक्योरिटी, महिलाओं पर अत्याचार, जीने से मरने तक का टैक्स देना पड़ता है, इसके ऊपर बहुत बड़ा भाषण जो है करके गए। अब मैं बताना चाहूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा कमजोर किसने किया है, कौन से राज्य ने किया है? वो है बंगाल का सरकार ने इस नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा डैमेज करने का काम किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा घुसपैठिया जो है इस देश में बंगाल के माध्यम से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए यहां पर छोड़े जाते हैं। आज मुंबई, महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा घुसपैठिया और बांग्लादेशी आपको पाए जाएंगे। 1 अप्रैल 2011 से 30 सितंबर 2025 के बीच पश्चिम बंगाल के कुल 6,895 कंपनियां जो रजिस्टर्ड ऑफिस थे वो राज्य के बाहर चली गई। क्यों चली गई? ये आपकी नीतियों के वजह से चली गई। जिस बंगाल को हब ऑफ इनोवेशन कहा गया था, उस बंगाल को आज हब ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बना दिया गया है, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बल्कि घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट जो है बिछाने का काम यहां पर हो रहा है। कुछ रिप्लाई छोड़ दें FM के लिए। सर मैं आपको कहूंगा कि कल यहां पर कहा गया कि हम कौन से भारत से आते। मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर हम
एक नए भारत से, जो 2014 के बाद एक विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, उस भारत से मैं आता हूं। 2014 के पहले अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने वाली थी, लेकिन 2014 के बाद मैं उस भारत से आता हूं जहां आज कॉमनवेल्थ 2G और कोल स्कैम जैसे हाई स्पीड करप्शन के दौर से निकलकर पुणे, बेंगलोर और मुंबई पुणे हाई स्पीड कॉरिडोर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं उस भारत से आता हूं जो 9% इन्फ्लेशन से निकलकर 2 लाख स्टार्टअप्स और 120 यूनिकॉर्न्स के माध्यम से इनोवेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं उस भारत से आता हूं जहां कश्मीर में हम टेररिज्म से 2 करोड़ के रिकॉर्ड टूरिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं उस भारत से आता हूं जो फ्रजाइल 5 की लिस्ट से निकलकर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है। मैं उस भारत से आता हूं जहां अब कम्युनल वायलेंस बिल वाली अपीसमेंट की राजनीति नहीं, बल्कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने वाली अपलिफ्टमेंट की नीति चलती है। मैं उस भारत से आता हूं जहां पहले की राजनीति करप्शन पथ पे चलती थी, आज कर्तव्य पथ पर चल रही है। मैं उस भारत से आता हूं जहां 2014 में हाईवे सिर्फ 91,000 किलोमीटर थे, जो आज 1.5 लाख किलोमीटर हो गए। सड़क बनने की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रतिदिन से 34 किलोमीटर बन चुकी है। मैं उस भारत से आता हूं जहां पोर्ट्स की क्षमता 14 से बढ़कर 2700 MMTP हो गई है। मैं उस भारत से आता हूं जहां एयरपोर्ट 74 से बढ़कर 160 कर दिए गए। मैं उस भारत से आता हूं जहां नक्सलवाद शुरू हुआ था, आज हमारी सरकार ने 126 जिलों से सिमटकर सिर्फ 8 जिलों में रह गया है। मैं उस भारत से आता हूं जहां भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2013-14 के 680 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 23,600 करोड़ रुपए तक हो गया है। यह है मेरा भारत, जिस पर मुझे गर्व है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, जो विकास, विरासत और जनता के विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। आप कितने भी स्पीड ब्रेकर बनकर इसमें रोकने की कोशिश करें, ये रिफॉर्म एक्सप्रेस है। अब बुलेट ट्रेन की स्पीड से ही आगे चलेगी। मैं अंत में सर, अंत में सबकी बातों का जवाब दे दिया। अंत में सबका जवाब कंक्लूड कर रहा हूँ सर, कंक्लूड कर रहा हूँ। बहुत है अभी, लेकिन बहुत लोगों को बात करनी है यहाँ पर। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि बजट महज पन्नों का पुलिंदा नहीं है। ये बजट किसान के खेत में पानी, युवा के हाथ में रोजगार और महिलाओं के जीवन में सम्मान और गरीब के घर में राशन की गारंटी है। ये जितने भी नकारात्मकता फैला दे, देश अब रुकने वाला नहीं है। देश अब अनपब्लिश्ड किताबों पर नहीं, पब्लिश्ड विकास पर ही विश्वास करेगा। और अंत में कुछ पंक्तियां, जहां उम्मीदें दम तोड़ती थी वहां हमने फूल खिलाए हैं। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधी